third class of continuation of research methodology. Once confirm, you're getting my voice? And someone else. आवाज जा रही है आप लोग में किसी को? Yes sir. ओके, एक चीज कंफर्म कर लीजिएगा कि बैकग्राउंड में अगर कोई ऑडियो आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा उसको कंट्रोल में रखिएगा. Today we'll take another topic. The last class was about the introduction and some historical aspect of the research methodology in the Unani as well as in the other modern sciences, other sciences, medical sciences. Today we'll take the types of research methodology, where we will talk about the terminologies, the process of research and types of research. It might be take 1 to 2 class, it might take 3 classes also. So before going further, let's have a flashback. हम लोग ने बात करी थी पिछले क्लास में, तो वो बात करी थी कि रिसर्च होता क्या है. उसमें 3 चीज जो इम्पोर्टेंटली सबसे पहले आई थी वो था, एक थी कि इट मस्ट बी साइंटिफिक, ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इट मस्ट बी सिस्टमेटिक, प्रोसेस वाइज होना चाहिए, एक के बाद दो के बाद 3, इस तरह से. बहुत ज्यादा इसमें चूंकि बहुत नॉवेल काम होता है रिसर्च करना, इसलिए उसमें आपको जितने भी उसके स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है. तो ये 2 चीज ध्यान में रखना था. और एक रिसर्च के लिए जो उसकी क्वालिटी होती है, ऐसे तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च हम देखेंगे आगे भी, उसमें एक बड़ी चीज होती है कि जो वो रिसर्च आप कर रहे हैं वो वेरीफिएबल हो. मतलब आज आप रिसर्च करके चले जा रहे हैं, कुछ 10 पेशेंट पे 20 पेशेंट पे आपने कोई दवा को ट्रायल किया, आपने देख लिया, उसका रिजल्ट आप लिख गए. फिर कभी उसी सारे कंडीशंस को दवा की सेम क्वालिटी के साथ अगर कोई उसको ट्राई करे, कहीं भी दूसरी जगह उसको ट्राई करे, थोड़े वेरिएबल्स तो हो लेकिन लगभग आपके जो है रिजल्ट उसी तरह आने चाहिए. तो वेरीफिएबल हो, यानी कि आपने कह दिया कि जब मैंने किया तो ठीक था, अब नहीं आया, तो इस तरह की रिसर्च बहुत वैल्यूएबल नहीं होती है, बहुत ज्यादा साउंड नहीं होती. इसलिए उसके लिए जरूरी होता है कि जो रिसर्च आप करें वो आपको इतना साउंड हो कि वो आपको आंसरेबल हो. कहीं भी अगर उसको जस्टिफाई, उसको यूज करे अगर कोई, तो उसको फिर से उस तरह के उसके रिजल्ट आ सके. रिसर्च मस्ट बी वेरीफिएबल अपार्ट फ्रॉम द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू. So today we will take 3 things today. The first one, we will discuss about understanding the research methodology. The basic understanding, उसमें क्या difference है methods में, methodology में, उसकी बात करेंगे हम. Then we will go for the terminologies, the key terminologies used in the research. जो methodology पढ़ेंगे, जो research के आप procedures पढ़ेंगे, उसमें जो कुछ terminologies इस्तेमाल होती है उसकी बात करेंगे. और फिर हम जाएंगे process पे कि बेसिकली रिसर्च के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम आगे उसको स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करते हैं. और चूंकि यहाँ पे कंबाइंड क्लास है तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पहले एनिमल स्टडीज होती है, ड्रग डेवलपमेंट कहाँ से आया, उनके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह से वेरीफाई होने के बाद फिर ह्यूमन ट्रायल्स पे जाते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स पे हेल्दी पे कैसे करते हैं, वॉलंटियर्स पे कैसे, फिर वहाँ से लास्ट में मार्केट तक कैसे पहुँचते हैं, उस प्रोसेस को भी हम देखेंगे. एंड देन वी विल गो टू द मेन टॉपिक, द टाइप्स ऑफ रिसर्च. जो जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं उसकी पहले एक हम लोग ऐसी ओवरव्यू देखेंगे, किस तरह से टाइप्स को डिसाइड किया जाता है वो भी देखेंगे. और उसके बाद फिर कंटिन्यू क्लासेस में हम देखेंगे एक एक रिसर्च में कौन सा रिसर्च की क्या वैल्यू है, किस तरह के मॉडल्स हम चूज कर सकते हैं रिसर्च के हिसाब से, और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है. एग्जाम्पल्स एक तो बुकिश एग्जाम्पल्स होंगी और एक एग्जाम्पल्स होंगी वो जो अभी यूनानी में जो उस तरह की कौन सी रिसर्च हो सकती है, तो उसको हम एक एक करके उसको लेंगे. उससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा आप लोग के मन में आता होगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है और कहीं कहीं लिखा जाता है मेथड्स, उस दोनों में क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली पहले हम मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं कि मेथोडोलॉजी ओवरऑल हम किसको कर रहे हैं. ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होता है जो या टेक्निक्स कह सकते हैं आपको, जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम कुछ जिसको स्टडी करना है उसको सेलेक्ट करते हैं, और पूरे प्रोसेस को, यानी जो रिसर्च का प्रोसेस है वो करने के बाद फिर हम डाटा को, जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करते हैं. सो दिस इज द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स या टेक्निक्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, ओके, एंड सेलेक्ट द प्रॉब्लम, प्रोसेस द प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर करना है उसको कंटिन्यू आगे करेंगे, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आता है उस टॉपिक का जो हमने सेलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करते हैं. और ये सारी चीज आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होता है. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के जो प्रिंसिपल्स है उसको लगा के हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स मींस कि आपने जो भी मन में आया कि ये रिसर्च हमको करना है,
किसी भी स्ट्रीम में आपको करना है, आपको रिसर्च करना है कि हमको देखना है कि आईबीएस में यूनानी की दवाएं कैसे काम करती है, तो फर्स्ट आपके मन में जो ये बातें आई, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। तो वो चीज आप किया, फिर आपके पास उसके रिलेटेड आप डाटा कलेक्शन करते हैं कि पेशेंट कैसा होना चाहिए, कौन दवाएं इस्तेमाल करनी है, किस सेटिंग्स में हमको करना है, किस ग्रुप के लोगों को लेना है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि जब उस पर दवाओं का आप ट्रायल किया तो फिर आप एनालाइज करते हैं उसको, ट्रायल कैसा रहा, कितना % सही रहा, कितना खराब रहा, या जो भी उसका। अब वो जो डाटा आपको आता है फिर उसको आप डिसमिनेट करते हैं। उस डाटा को आप क्या करते हैं कि आप एक इंटरप्रेट करते हैं कि 50%, 60% या इतना % लोगों को ये इफेक्ट आया, कुछ को ये इफेक्ट आया, जेंट्स में ज्यादा इफेक्ट आया, फीमेल में। तो ये डिसमिनेशन प्रोसेस कहलाता है। और वो जो आपने फिर डिसमिनेट करके जो आपने थीसिस लिख दी या पेपर लिख दिया, दैट डाटा इज बीइंग यूज्ड फॉर अदर्स। वो इंफॉर्मेशन आपने डाल दी रिसर्च की, अब उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी आप जब, एक मिनट, कुछ लोग और पार्टिसिपेंट्स वेट करना है, एक मिनट। तो ये 4 चीज आप ध्यान में रखिए कि मेथोलॉजी में यही करता है। लेकिन फिर भी जब भी हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी और मेथड्स की, 2 पॉइंट्स आएंगे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव क्या उसमें डिफरेंस है। सो रिसर्च मेथोलॉजी इज बेसिकली अबाउट मेथड्स एंड मेथोलॉजी बोथ इंक्लूडिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो मेथड्स है उसको रिसर्च डिजाइन भी हम कहते हैं, जो मेथड्स होता है उसको रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो भी प्रोसीजर्स हम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर्स हम कर रहे होते हैं, क्या रिसर्च में जैसे आपने कोई भी चीज चूज किया, मैंने आईबीएस की बात करी कि आपने उसमें चूज करा कि फला यूनानी ड्रग्स को हमको, या फिर आपकी कोई भी हाबिस काबिस ड्रग है या फिर कोई दूसरी माजूनात है, उसको आपको टेस्ट करना है इस पे आईबीएस पे। तो उसमें किस तरह से पेशेंट का सिलेक्शन करेंगे आप, यानी पेशेंट्स क्या होना चाहिए, कौन सा आपका मेथोलॉजी का रूल लगेगा, और डाटा किस तरह से आप उसको इकट्ठा करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। ये सिर्फ मेथड्स आता है। लेकिन मेथोलॉजी क्या है? वो ऑल अबाउट थिंग, शुरू से लेकर आखिर तक जो सारी चीज करते हैं वो आपको मेथोलॉजी आता है। सो रिसर्च मेथड इज ऑल अबाउट द रिसर्च डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन। किस डिजाइन से आपको करना, वेदर इट इज द comparative analysis, whether it is the basic concept, whether it is the applied research, whether it is the RCTs होता है, random control trial होता है, whether it is the cohort study। तो वो जो डिजाइन होता है वो, एंड डाटा कलेक्शन, ये 2 चीज आपको आती है मेथड्स में। हमेशा ये जो है पार्ट इन विच यू एक्सप्लेन डाटा कलेक्शन एंड प्रोसीजर विथ मेथोडिकल अप्रोच। डाटा कैसे कलेक्ट करना है, किस उससे करना है, और किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, यही आपको सिर्फ और सिर्फ होता है आपको इस मेथड्स में। जब मेथड्स की बात होगी तो ये आपको ध्यान में रख रहा है कि किस तरह से आपको डाटा कलेक्ट करना है और उस डाटा को किस तरह से आप प्रोसेस करना है, किस मेथड्स के थ्रू, ये हो गया। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मेथोडोलॉजी, तो वहां पे बात A to Z हो जाती है। दिस इज बेसिकली ऑल द थ्योरी ऑफ हाउ रिसर्च शुड बी अंडरटेकन, किस तरह से रिसर्च होना चाहिए, राइट फ्रॉम द जनरेशन ऑफ प्रॉब्लम टू पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च। ये पूरा का पूरा इसमें कवर होता है। ओवरऑल थ्योरी एंड रिसर्च कैन कैसे कर सकते हैं, पूरी सारी चीज होती है। एज आई सेड, इट इज प्रोसेस ऑफ A to Z, discuss every aspect of the research process, right from the generation of the problems, the hypothesis, and the collection of the data collection and the research procedures, the way you are conducting the trials, then the analyzation of the result and the discussion, result, and the last reporting. These all things include in the methodology. So I think this is clear now, the difference between the methods and methodology. Methods is just talking about the research design and collection of data, and the methodology is regarding all A to Z, something and I mean from the research problem arising in your mind and till you publish the research papers. So it covers A to Z. You have to remember all these things. इसमें सिर्फ ध्यान रखना है, कहीं भी अगर इस तरह की चीजें जब कब आपको जरूरत पड़ेगी, कि जब आप थीसिस लिख रहे होंगे, या फिर आप जब थीसिस लिखने के लिए जब आप कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग लिटरेचर रिव्यू करें, डिफरेंट टाइप के जब आप पेपर्स कलेक्ट कर रहे होंगे आप, उस वक्त ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखिएगा कहीं मेथड्स लिखा हुआ है, कहीं मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस का क्या मतलब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आज बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस होती है इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वैसे तो बहुत सारी, लगभग 2-3 दर्जन के आसपास टर्मिनोलॉजी, लेकिन कुछ खास चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान में रहना चाहिए रिसर्चर्स को, कि ये सारी चीजें आपके मन में आएंगी।
और ये टर्म्स जब अंदर यूज होंगे तो फिर हमको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स बीइंग डिपिक्टेड ओवर हियर इन द स्लाइड आर बीइंग स्पोकन बाय द टीचर्स। रिसर्च प्रॉब्लम, ये इन सच जो लिटरल मीन है उसका प्रॉब्लम से, दैट डजंट मीन कि आप यू हैव सम प्रॉब्लम, इट मीन्स कि जो चीज आपने सोचा, किसी ने मन में सोचा कि हमको काम करना बेसिक डिजाइन पे, जैसे किसी के मन में आ सकता है कि जो अरकान की थ्योरी है मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है, उस थ्योरी को सिंप्लीफाई करने के लिए या उस थ्योरी के जस्टिफिकेशन के लिए आपने रिसर्च किया, ठीक है, उस रिसर्च में आपने जो अपने थॉट स्टेप ने डाले कि ये थ्योरी में कुछ गलत है या थ्योरी कुछ और है, कोई एक और जो अरकान जो है वो रुकन की बात है, वो स्टेटस है ना कि एक सिंगल एंटिटी, उस पर कोई बात करेगा। तो एग्जिस्टिंग, चाहे आप बेसिक थ्योरी पे काम कर रहे हैं या फिर आप किसी दवा की ट्रायल कर रहे हैं या आप सर्वे कर रहे हैं या फिर आप बेसिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल जो अदविया वाले करते हैं लैब में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, या पैथोलॉजी वाले कुछ आपको असबाब पे, फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो जो आपने पहले सोचा मन, दैट इज द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी आप पॉइंट्स किस पे काम करना, दैट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम। जब वो रिसर्च प्रॉब्लम आप सोच लेते हैं तो उसके बाद फिर कैसे उसको काम करना है, किस तरह से उसको आगे ले जाना है, तब आप एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। तो हाइपोथेसिस अपने आप में एक प्रिडिक्शन होता है, किस तरह से आप चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मन में पहले से आपने बैठा लिया कि अपने नॉलेज के हिसाब से कि ये जो हम बात हम कह रहे हैं कि ये फला चीज काम करेगी। जैसे वही आईबीएस पे फिर हम घूम के आएंगे, एक दवा हमने ट्रायल की कि जवारिस मस्तगी आईबीएस पे काम करेगी, तो आपने किसी भी बेसिस पे जो अभी आपके नॉलेज का बेसिस था हो, नॉलेज के बेसिस ये भी हो सकता है कि आपने किसी बुक्स में पढ़ा हो, नॉलेज का बेसिस ये हो सकता है कि आपने किसी अपने स्टूडेंट लाइफ में किसी टीचर्स को ट्रायल में देखा हो, या आपका कोई पेशेंट जानने वाला घर का ट्रीट हुआ हो, किसी भी बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस बना ली, रिसर्च प्रॉब्लम पहले सोचा कि आईबीएस को हमको ट्रायल करना है, किसमें आईबीएस में हमको ट्रायल करना है जवारिस मस्तगी को, जवारिस मस्तगी के लिए अब मन में ठान लिया कि जवारिस मस्तगी का एक बढ़िया रिलेशन आईबीएस में, तो आपने एक कोरिलेशन बना लिया अपने आप में, दो वेरिएबल्स हुआ, एक तो ये कि आईबीएस की प्रॉब्लम से, दूसरे ये फला दवा हो गया, तो इसमें एक आपने बना दिया कोरिलेशन कि नहीं आईबीएस जो काम करेगा, अपने मन में आपने बना लिया कि आईबीएस चूंकि काबिज हाबिज असर भी रखती है, आईबीएस चूंकि कुव्वत दाफिया को और जो कुव्वत होती है उसकी हाथ की, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कुव्वतें होती हैं उस कुव्वत पे काम करती हैं, उसको मुकव्वी ताकत देती है, कुव्वत जाज़बा को मजबूत करती है, कुव्वत मासिका को मजबूत करती है, कुव्वत दाफिया को कमजोर करती है, तो इसलिए जो दवा पेट में ग़िज़ाएं नहीं रुकती हैं उसको ये रोकने का काम करती है। आपने एक हाइपोथेसिस बनाया अपने मन से, जरूरी नहीं कि रिसर्च के बाद ये सही हो, लेकिन आपने शुरू में जो हाइपोथेसिस बनाया, जो एक टेंटेटिव सोच के आपने दिमाग में बनाया, दैट इज हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइटल। जब आप टाइटल डिसाइड करते हैं तो वो टाइटल इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि आपको वो टाइटल पढ़ के ही सामने वाले को लगे कि इसने काम क्या किया है, मतलब एक टाइटल के ही बिना पे लोगों को बातें समझ में आ जानी चाहिए कि बंदे ने काम क्या किया है। बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं कि एक टाइटल डिसाइड करने में वहां पे ट्रांसलेशन का बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे मान लिया आपने लिखा यूज ऑफ, ठीक है, तो अब यूज की उर्दू में लिख दिया साथ में इस्तेमाल, तो टाइटल अभी आप इतना इतना ज्यादा सटीक और कंसाइज होना चाहिए, आपका पिन पॉइंट टाइटल होना चाहिए। अब पिन पॉइंट के चक्कर में आपने वर्ड्स ही कम कर दिए कि सामने वाले को अंदर पूरा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ में आया कि इसने काम क्या किया है। सो बेसिकली आप उसमें टाइटल में ध्यान रखना है कि वो चीजें जो आप रिसर्च में कर रहे हैं वो आप रिफ्लेक्ट करें। आपको लिखना है कि एफिकेसी ऑफ, सिंपली आपने लिखा एफिकेसी ऑफ जवारिस मस्तगी इन आईबीएस, इस तरह से समझ गए जवारिस मस्तगी पर ट्रायल किया है। फिर थोड़ा सा अगर आपने कंट्रोल ट्रायल किया है, किसी को कंपेयर में किया है, तो आप उसमें स्टडी का नाम साथ में जोड़ दिए, कंट्रोल ट्रायल या आरसीटीज स्टडीज या डबल ब्लाइंड स्टडीज, या फिर डबल ब्लाइंड यहाँ चूंकि दवा को आपको पता है, आप कहते हैं कंट्रोल ट्रायल कीजिएगा जिसमें प्लेसिबो भी डाला साथ में, या फिर दो ग्रुप बना दिया, ग्रुप स्टडी, तो इस तरह की चीज आपको, या ऑब्जर्वेशन में आपने डाल दिया कि 10 साल या 5 साल या 1 साल तक लगातार इस तरह के पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आएंगे ओपीडी में उनको देते रहना, ऑब्जर्व करना रहता है। तो उस तरह से आप जो स्टडी का थोड़ा सा नाम डाल दिया तो और क्लियर हो गया कि स्टडी किस तरह की है, ठीक है। टाइटल के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है आपको एब्स्ट्रैक्ट। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं कि लिटरल मीनिंग होता है कि निचोड़ कोई चीज का, ठीक है, एक्सट्रैक्ट से अलग है ये एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें आप क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जनरली जो है वो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो होती है वो 250 वर्ड्स में होता है, लोग एब्स्ट्रैक्ट ही 3 पेज में लिख देते हैं। तो आप जब भी जो अपना वो ड्रॉ कर रहे होंगे, आप तैयार कर रहे होंगे आप अपना सिनॉप्सिस, तो आप ध्यान रखें कि 250 से 300 वर्ड मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट में।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक क्लियर एंड कंसाइज समरी होता है पूरे रिसर्च का, जो कम्युनिकेट करता है आपको। यानी वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, टाइटल से उसको कुछ बातें पता चल गई, अब एब्स्ट्रैक्ट में देखता है कि पूरी प्रोसेस हुई कैसे। तो ये सब्जेक्ट में आप क्या करते हैं कि एकदम साफ सुथरी और कॉन्साइज वे में पूरे रिसर्च को आप लिख देते हैं। इसमें आपको मेथोलॉजी भी होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, इसमें रिजल्ट भी होता है, इसमें समरी भी होता है, इसमें स्टैटिक्स भी होता है। सारी चीजें आपके एक एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगी। अब सोच लीजिए आपकी थीसिस होती है, थीसिस का छोटा पार्ट सिनॉप्सिस होता है, सिनॉप्सिस का भी छोटा पार्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है, और वो फिर एक टाइटल पे आके लटक जाता है। सारी चीजें तो आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐसा रखना है जिसमें ये पूरा का पूरी सारी चीजें आपको आ जाए, इसमें समझ जाए, लोग समझ जाए उसको 10 लाइन पढ़ने से या 250-300 वर्ड पढ़ने से। अक्सर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको रिसर्च पेपर में लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थीसिस में भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट आपको सिनॉप्सिस में भी होता है, लेकिन जब रिसर्च पेपर आप लिख रहे होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। वहां फिर अलग बातें आती हैं कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि उसके एब्स्ट्रैक्ट की भी टाइटल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टडी का, इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट वाज द मेथड, मेथोलॉजी क्या है उसकी, व्हाट वाज द डिस्कशन, एंड द रिजल्ट क्या है ना, व्हाट वाज द टेस्ट बीइंग अप्लाइड टू गेट द रिजल्ट, क्या आपने बायोस्टैटिक्स के टेस्ट लगाए जिसके थ्रू आपने ये रिजल्ट पाया। तो इट्स ऑल अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एक जो भी अच्छा रिसर्च आर्टिकल देख रहा होता है, बहुत टाइम नहीं होता, 50-50, 30-30, 22-22 पेज का रिसर्च पेपर होता है, आजकल आ रहे हैं इस तरह के। तो पहले वो आपका एब्स्ट्रैक्ट देखता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट देख के वो वहीं से पता लगा लेता है कि इसके अंदर क्या है, फिर वो आगे उसका इंटरेस्ट। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐसा बनाना है कि उसमें जो आपके पेपर को पढ़ रहा होगा, जो आपके थीसिस को पढ़ रहा होगा, जो सिनॉप्सिस को पढ़ रहा होगा, या फिर पहला काम तो आपको क्या होगा कि जो एथिकल कमिटी है उसको आपको कायल करना है कि जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो आपके एब्स्ट्रैक्ट को देख के वो सबसे पहले समझेगा, फिर आगे जाएगा आपके मेथोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, सपोर्ट सारे पे। तो वो अगर आपने बहुत अट्रैक्टिव रखा है कम वर्ड्स में तो वो क्लियर हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कई मानों में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपकी समरी होती है आपकी सारी चीजों की, कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है या जनरली आपने जो सोच रखा है कि इस पर हमको काम करना है, उसको सपोर्ट भी करते हैं हम। कि कोई काम आपने नया रिसर्च शुरू किया तो आपको एथिकल कमेटी बोलेगी क्यों कर रहे हैं आप इसको। आप जाइए पहले एनिमल, जैसे आपने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया तो मॉडर्न में आपको कहेगा पहले आप एनिमल स्टडी दिखाइए, इस पर एनिमल हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये पहले सेफ होनी चाहिए दवा, तब तो हम किसी को देंगे। तो आपके लिटरेचर से आप ढूंढ के लाइए ऑलरेडी इस पे हो चुका है, वो मैं आगे कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तब आगे इसको आपको परमिशन मिलेगी। और दूसरे एक लिटरेचर रिव्यू से, जैसे आपने अभी फिर वही बात हम करेंगे कि आईबीएस में हमने जवारिस मस्तगी को देखा, तो आपने यहाँ एक बना लिया थे सिनॉप्सिस का हम काम करेंगे, और पता चला कि पहले ही 5 साल पहले ही अलीगढ़ में, करोलबाग में या हैदराबाद में एनआईए में काम हो चुका है। तो ये वेस्ट हुआ आपका रिसर्च। जब एक ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, खर्च हो चुका है वहां पे, और उसका रिजल्ट आ गया, तो आप उसकी फर्दर एक्सटेंशन पे काम कीजिए, एग्जैक्ट चीजों पे काम नहीं करना अनटिल अनलेस जब उसको क्लेम कीजिए आप किसने गलत रिसर्च किया या उसका निगेटिव वैल्यूज आ गया है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने छोड़ दिए जिसपे आप एग्जैक्टली सेम चीज पे काम करेंगे, तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू इसीलिए होता है कि आप रिपीटेशन ऑफ रिसर्च नहीं करें, आप पहले से इसको कैलकुलेट कर लें कि कहीं ये काम हुआ तो नहीं है, और दूसरे कोई 2-3 स्टडीज के बीच में गैप है या कोई स्टडी की वीकनेस है, या फिर कोई न्यू इन्वेस्टिगेशन अगर आप लाना चाहते हैं, तो फिर आपको आपके जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसका अभी कोविड पे आप काम करेंगे, तो कोविड अभी 2019 में ये डिजीज सामने आई है, तो इस पे आपको लिटरेचर जब यूनानी में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, कोरिलेशंस करेंगे आप सिम्टम्स के। मेडिकल फील्ड में डायरेक्ट डिजीज का ट्रीटमेंट अगर नहीं होता है तो हम सिम्टोमेटिक एक अप्रोच होता है, जो यूनानी में भी है, जो दीगर प्रिवेलेंस सिस्टम ऑफ एलोपैथिक में भी है। अभी जैसे कोविड में आप देख रहे होंगे कि सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। एक ट्रीटमेंट कल डीआरडीओ ने अनाउंस किया ट्रीटमेंट के बल पे, बाकी कहीं से कोई ट्रीटमेंट जो है ना वो शेड्यूल अभी तक एसओपीज नहीं आ पाया कि फलाना दवा से ठीक हो जाएगा। तो अपने यहाँ भी है, अभी लिखा भी है, इसमें आपको लेटर आया है, मैं आपको शेयर शायद बोला था नहीं कर पाया मैं, कि चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, आपकी जो रिसर्च हो वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है, कि वो कोविड-19 से ओरिएंटेड हो। ठीक है, अगर एक हाइजीन का बंदा कर रहा है उस पे काम, तो ही मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट आर द प्रिवलेंस ऑफ कोविड एंड व्हाट आर द कोरिलेशन बिटवीन द कोविड एंड द कोमोर्बिडिटी, इस तरह पे काम कर सकते हैं। या फिर एज ग्रुप में किस तरह से किसको ज्यादा इफेक्ट किया, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में कैसे किया। अगर हाइजीन वाला वो मौलजात वाला काम करेंगे तो वो उस पर आप काम कर सकते हैं कि कोविड के लिए जो उसूल इलाज हो सकता है यूनानी का, वो क्या हो सकता है। कई रिसर्च, 2-3 रिसर्च भी आ चुके हैं।
अगर पैथोलॉजी वाला काम करेंगे तो वो उसके रिस्क फैक्टर्स पे क्या उसके वो थे अवारिजात क्या हुए, उसके साथ साथ उसके जो कॉजेटिव जो डिफरेंट मतलब मेन कॉजेटिव एजेंट के साथ साथ जो सपोर्टिंग कॉजेटिव एजेंट्स हैं, जैसे आप वेदर को की बात हो रही थी बहुत पहले, या फिर डिफरेंट रेस की बात हो रही थी, कोमोर्बिडिटी की बात हो रही थी, इन सारी चीजों के कोरिलेशंस आप निकाल सकते हैं और यूनानी में उसके क्या एस्पेक्ट होंगे, किस तरह से उसके असबाब को हम करेंगे, इस तरह से के लिटरेचर सपोर्ट से आप काम शुरू कर सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि इसको किस तरह से लिया जाए, किस उसूल पे समझ के इसका ट्रीटमेंट किया जाए, वो आप ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सारे जो है आपको कुलियात वाले दे सकते हैं। और दवाएं कौन कौन काम करेंगी अपने उसूल के बिना पे, जैसे उसमें कहा गया कि बुखार होता है, नजला होता है, इस तरह के जो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जो सोर थ्रोट होता है, जो आपको थोड़ा सा लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, इन चीजों पे यूनानी की दवाएं कैसे काम करेंगी, इन उसूल पे वाले काम कर सकते हैं। तो ये इनकरेजेबल होगा कि हर डिपार्टमेंट से कम एक थीसिस आपकी कोविड पे जरूर हो। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह से दवाओं का अप्रोच कर सकते हैं। अब इस वक्त आप जब डिसाइड कर रहे हैं तो इस वक्त तो 2-3 रिसर्च तो डायरेक्टली यूनानी के रिसर्च 2 आ चुके हैं इस पे, और जो भारत सरकार कर रही है वो कई लाख सैंपल पे हो रहा है। अभी तो सिर्फ आयुर्वेदा का, इंशाल्लाह हो सकता है कि यूनानी का भी जल्द ही आ जाएगा। आयुर्वेदा और सिद्धा वाली दवा आ चुकी है मार्केट में, तो वो भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरे ये कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप यूनानी नहीं देख सकते हैं तो हमारे जो हर्ब्स है, उस हर्ब्स पे पूरी दुनिया में 230 रिसर्च आ चुके हैं। चाइना के कम से कम 4-5 पेपर आ चुके हैं, कई 100 लोगों पे उन्होंने ट्रायल किया है दवाओं का। तो उनके वर्टिकल नाम से आप निकाल के देख सकते हैं, उनका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये हर्ब हमारे यहाँ पे डिस्कस्ड है, इनके ये उसूलन, इनका जो एक्शन है, अफाल है इनके, उस बिना पे हम इसको ट्रायल कर सकते हैं। या फिर उसमें भी आप जो है एसिम्टोमेटिक पे काम कर सकते हैं, उस पर आप सिम्टोमेटिक माइल्ड केस पे काम कर सकते हैं, होम आइसोलेशन वाले पे काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आईपीडी ओपीडी को सॉरी उसमें आईसीयू में जाके या वेंटिलेटर पे जो पेशेंट उस पर करें। एक रिसर्च आई है जो आईसीयू में भी काम हो चुका है, यूनानी की दवाओं का डिस्कस करेंगे आगे जब हम उसको लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ये जो आप काम कर रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्यों कर रहे हैं। जैसे कोई अगर पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टूल्स पे आप काम कर रहे हैं कि बोल के थ्रू डायग्नोसिस ऑफ डिजीज आप कर रहे हैं, कि यूरिन के एग्जामिनेशन के थ्रू, तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस डिजीज को दूसरे टेस्ट से भी तो डायग्नोस किया जा सकता है। तो आपकी वो ऑब्जेक्टिव रहेगी कि नहीं सस्ता होगा, बहुत आसान होगा, खर्च कम होगा और इजिली बहुत लैब की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कोई रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, आईबीएस ही कर रहे हैं अगर, उस पर तो आपको देना पड़ेगा कि आईबीएस कितना ज्यादा प्रेवलेंस है लोगों में, कितनी प्रॉब्लम ये करती है, कितना हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ पे इसका मुझे असर है। या फिर दूसरे भी कोई बेसिक काम कर रहे हैं, जैसे आपको बेसिक रिसर्च काम करना है, किसी थ्योरी को यूनानी के वैलिडेट करना है, तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्या होगी कि चूंकि ये यूनानी जो टर्म्स या जो लैंग्वेज उस वक्त इस्तेमाल हुआ था वो साइंटिफिकली पैरामीटर्स पे, अभी के पैरामीटर्स पे नहीं साफ दिखता है, तो हम उसको और सिंप्लीफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन पॉइंट वेयर यू ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्स मेथड एंड मेथोलॉजी, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। अब नेक्स्ट आता है इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक आता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। जब भी आप सैम्पलिंग करते हैं, मतलब कि एक बार रिसर्च में आपने कोई चीज डिजाइन कर ली कि हमको इतने ग्रुप पे 50 जो रैंडमली पेशेंट आते हैं आईबीएस के डिपार्टमेंट ऑफ मौलजात में, उस पर काम करना है, तो फिर आपको एक बाउंड्रीज डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे आईबीएस का एक 18-20 साल का बच्चा भी आएगा और एक जो है 75 साल की लेडी भी आ सकती है, तो आपको डिसाइड करना है कि आईबीएस में हमको किसको लेना है। तो आपको एज वाइज डिफरेंट करना पड़ेगा, 75 के बाद नहीं लेंगे, दिक्कत होगी उनको इसलिए कि दवा नहीं पचेगी, या हो सकता है कि वो हमारे एडमिट ना हो पाए। या फिर आप इस बिना पे कुछ को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि इनको डायबिटीज है, इस बिना पे भी एक्सक्लूड करते हैं कि इनको सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इस बिना पे एक्सक्लूड कर सकते हैं इसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि उसको हाइपर सेंसिटिव प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, इस बिना पे एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ठीक है हम 25 से 60 एज के ग्रुप में लोगों को तो ले रहे हैं, लेकिन हम उसको जो कंसीव कर ले लेडी उसको नहीं लेंगे। ठीक है, या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जिससे वो गुजर रहे हैं, उन लोगों को नहीं लेना है। तो जब एक बार सैंपल आप डिसाइड कर लेते हैं, जब आप टारगेट कर लेते हैं, मेथड्स मेथोलॉजी पूरा आपकी सेटअप हो जाती है, तो उसी में ये चीज आती है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। कुछ खास लोगों को नहीं लेना है, वो लोग जो ऑलरेडी कुछ ड्रग थेरेपी पे हो, वो जो थोड़ा सा अल्कोहल ले रहे हो या एडिक्ट हो किसी, उसको नहीं लेना है। तो ये अलग अलग जब आप टॉपिक डिसाइड करें उसके हिसाब से कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है,
उस हिसाब से फिर आपको जब आप डिसाइड करेंगे, सिनॉप्सिस बना देंगे, तो पता चलेगा कि किस किस डिजीज में किन किन को नहीं लेना है। अगेन द टर्म इज द डाटा। डाटा मतलब होता है एज मैथमेटिकल टर्म है। इसमें क्या होता है कि जो भी काम कर रहे हैं आप इस पे, पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, या फिर आप पेशेंट पे काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना सर्वे वाला काम कर रहे हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं लैब में आने वाले लोगों को, तो किसी भी हालत में आपको इकट्ठा करते हैं उनके इंफॉर्मेशन। तो किस फॉर्म में करते हैं डाटा? हमेशा आपको स्टैटिक जो है ना, फैक्ट्स जो भी होता है, या तो आपने पिक्चर्स के फॉर्म में किया है उसको, या फिर आप मैथमेटिकल में वेरिएबल्स जो ये जो होता है मैथमेटिकल फॉर्म में आप किसी नंबर्स में उसको कर लिया आपने, ठीक है, या फिर आपको आपने फिगर्स के फॉर्म में कर लिया। कोई भी एविडेंस जब इकट्ठा करते हैं स्टडी के दौरान, वो डाटा कहलाता है, ठीक है। उसमें फिर वही डाटा जो आप इकट्ठा करते हैं, ये डाटा आपको डिपेंडेबल भी हो सकती है, ये सॉरी क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जैसे आपने एक डाटा इकट्ठा किया कि इतने सारे लोग बीमार हैं, मतलब 4,000 लोगों में से 2,000 के अंदर ये बीमारी पाई गई, ठीक है। तो आप एकदम स्पेसिफिक कर दिया 4,000 2,000, आपने कहा कि इस पूरे एरिया में पटना में इतने एज ग्रुप के बीच में इतने लोग बीमार पड़े, तो पूरा एरिया पटना किया आपने। इस तरह से क्वालिटेटिव डाटा आ गया, इतने लोगों को पेन की शिकायत थी, तो दीज आर द क्वालिटेटिव डाटा। इसी तरह कुछ क्वांटिटेटिव डाटा होता है। जब ये कहीं भी ये टर्म आए डाटा, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि सम फैक्ट्स आर बीइंग कलेक्टेड, उसके बारे में बात हो रही है। अगेन आता है पॉपुलेशन, यानी जिस पॉपुलेशन पे या जिस ग्रुप पे आप जाके काम करने वाले हैं, जो आपका टारगेट। इसमें पॉपुलेशन फिर आगे बात करेंगे, तो उसमें बहुत जो पॉपुलेशन होती है उसको कुछ ज्यादा ही आप अलग अलग स्टडी के हिसाब से रिफाइन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस पॉपुलेशन पे काम करते हैं, ग्रुप पे काम करना होता है आपको। तो जो एक ह्यूमन का, अगर आप बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल की, तो पॉपुलेशन उसको कहते हैं जिस लोगों पे आप काम करने जा रहे हैं, कि इतने लोग जो हमारे हॉस्पिटल्स में आने वाले सब पे, हॉस्पिटल्स में गायनी डिपार्टमेंट के ओपीडी में आने वाले पेशेंट पे, मौलजात की ओपीडी में आने वाले पेशेंट पे। एक ने बात करी कि नहीं पूरे कॉलेज में आने वाली, आपने सीधे उसको उठा लिया कहाँ से, स्क्रीनिंग से ही, यानी जहाँ पे उसकी ओपीडी पर्ची बनती है वहां से। तो वो पॉपुलेशन आप डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ से आए। इसलिए फील्ड में जब जाएंगे तो अलग अलग पॉपुलेशन की बात होगी। कुछ रोडेंट ऐसी पॉपुलेशन है जो डाउन टू अर्थ, मतलब कि वो रूट लेवल पे काम, या फिर जो स्लम्स में रहते हैं उस पर आप काम कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्री वर्कर्स पे काम कर सकते हैं, या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन पे काम कर लिया। तो इस तरह से पॉपुलेशन डिफरेंट होगा। सैंपल होता है कि आप उस पूरी पॉपुलेशन से कितने लोगों को आपने तय किया। जैसे आपने एक बना लिया इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि 20 से 40 साल के एज के लोगों को हमको लेना है, नॉन डायबिटिक को लेना है, ठीक है, बेड रिडन को नहीं लेना है, प्रेग्नेंट को नहीं लेना है। तो आपने एक लगभग जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो सैंपल कहलाता है, कि इतने सैंपल पे हम काम कर रहे हैं। उसमें फिर अलग अलग जब हम पढ़ाएंगे सैंपल, उसमें देखिए क्लस्टर सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, फिर किस तरह से सैंपलिंग करता है। सैंपल से भी सैंपलिंग आता है कि कलेक्शन ऑफ सैंपल्स किस तरह से करते हैं, वो सैंपलिंग कहलाता है। इसी तरह से टर्म आएगा वेरिएबल्स, जो दो डाटा आप लेंगे, ठीक है, या फिर आप दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि बुखार जो है उसके अगेंस्ट आपने एक कोई भी एज ग्रुप लिया कि ये जो आपको वबाई बुखार आता है, इतने एज ग्रुप वालों को इस तरह से वेरी करता है, इतना 98 से 99 से 102 तक जाता है, या इस एज ग्रुप को इतना जाता है, बच्चों को नहीं जाता है। तो आपने जब भी कंपेयर किया यहाँ पे, तो आपने दो वेरिएबल्स, दो डाटा को कंपेयर किया, ठीक है। तो उन दो डाटाओं के का जो कंपेयर होता है, ये वेरिएबल्स करता है। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लिया सिंपली एक बात मैं बता दूं कि रूम में आपको पंखा चलाना है, ठीक है। तो पंखा आप जब चलाएंगे, स्विच आप ऑन करेंगे, तो पंखा का चलना वो होता है स्विच के मूव करने पे। तो ये पंखा का चलना डिपेंडेंट हो गया, और स्विच का मूवमेंट इंडिपेंडेंट है, आप उसको मूव कर पा रहे हैं। इस तरह एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, कि पंखा ने आपने रूम में चलाया, हवा अच्छे से आ रही है, रूम बंद है, गर्म आ रहा है, और आपने खिड़की खोल दी, तो देखिएगा कि एयर एक्सचेंज हो गया। तो ये तीसरा जो फैक्टर आ गया, एक्सपोनेंट आ जाता है आमतौर पर। इस तरह के फैक्टर एक्सपोनेंट कहते हैं। कभी कभी हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमारी दवाएं जरूरी नहीं कि हम कंट्रोल वे में रिसर्च करें, अपने ऑफिस में आईपीडी में उसको जमा करें। आईपीडी में भी कर लिया तो उस रिसर्च के प्रोसेस में डिफरेंट चीजों से उनके एक्सपोजर हो सकता है। ठंडी का असर हो सकता है, गर्मी का असर हो सकता है, या उनको जो खाना दिया जा रहा है उसका असर हो सकता है, और उस बीच में उनको कुछ इस तरह की दिक्कत आ गई, उसके घर में कोई डेथ कर दिया, तो मेंटल असर होगा, फिर दवाओं के असर चेंज हो जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं थ्रू द रिसर्च प्रोसेस, वो टर्म्स वहां पे इस्तेमाल होंगे आपके, व्हाट आर द वेरिएबल्स और किस तरह से वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद एक टर्म आता है रिसर्च स्टडी सेटिंग, जिसका मतलब होता है कि जिस सेटिंग में आप रिसर्च कर रहे हैं,
यानी जहां पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो सेटिंग आपको रिसर्च स्टडी सेटिंग कहलाती है। कहीं भी, जैसे आपने हॉस्पिटल बेस्ड करना है तो वहाँ होगा, आपने लैब में करना है जैसे वो कर सकते हैं, पैथोलॉजी वाले कर सकते हैं, या फिर आपको अदविया वाले कर सकते हैं, तो वो आपकी रिसर्च सेटिंग कहलाएगी। हाइजीन वाले अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं कहीं भी फील्ड में किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे अभी आपको पता लगाना है कि पूरे कुछ खास एरिया में कि यहाँ पे कोविड के कितने केस आए, तो आप उसके पता लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, जहाँ पे उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स जाएंगे तो वो आपकी रिसर्च सेटिंग हो जाएगी। एक होती है पायलट स्टडी। सारा रिसर्च प्रोटोकॉल जब आप तैयार कर लेते हैं, अब आप जाने वाले हैं कि हमको रिसर्च करना है। उससे पहले आप सोचते हैं कि यार लाखों रुपए खर्च होना, क्यों नहीं हम 100 लोगों पे करना है तो पहले 5 या 10 लोगों पे करके हम देख लेते हैं, 1/4 पे कर लेना चाहिए जो रेशियो होता है। तो आप फिर सेम चीजें 10 लोगों पे करके, या उसके 1/4 100 में है ना, तो आपने 20 पे 15 पे करके देख लिया। 10 से 15 जनरली एक ग्रुप होता है पायलट स्टडी का, करके आपने देख लिया आपने का, तो आपको पता लग जाएगा कि इतना जो एक्सपेंड करने जा रहे हैं आप इस रिसर्च पे, उसकी मूवमेंट कैसी होनी है, क्या उसका आउटकम हो सकता है। तो पायलट स्टडी किसी भी मेन स्टडी से करना एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है कि आप उस स्टडी के थ्रू आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं मैं खर्च ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, जो मैं खर्च कर रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। ठीक है, तो जनरली ये छोटे सैंपल्स पे रिसर्च से पहले ये काम कर लेते हैं, पायलट स्टडी कर रहा है। लिमिटेशंस, एक रिसर्च को लेके बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं। जैसे पहली लिमिटेशन आ सकती है कि कोई ऐसी चीजें आपने डिजाइन कर ली या कुछ ऐसा टेस्ट आपने रख लिया जो बहुत खर्चीला है, कॉलेज उसको अलाउ नहीं कर रहा है या सरकार उसको अलाउ नहीं कर रही। इसी तरह से बहुत सारे लिमिटेशंस ये होते हैं कि आप ह्यूमन पे जब ट्रायल कर रहे होते हैं उसमें पोस्ट फैक्टो ट्रायल करते हैं, मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है तब उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब एनिमल पर करते हैं तो उसको पहले डायबिटीज पे अगर करना है, डायबिटीज पहले प्रोड्यूस किया उसके अंदर, अब फिर उस पर आपने ट्रायल शुरू कर दिया। तो डिफरेंट जो आपकी स्टडीज होगी उसकी लिमिटेशंस होती है। रिलेबिलिटी, यानी कितना रिलेबल है आपने जो काम किया है, उसको फिर अगर रिपीट करके कहीं हम देख सकते हैं उसकी उसकी रिलेबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, मतलब कि दोबारा अगर उसको रिपीट करें कंसिस्टेंटली, अगर उस चीज को हम करें तो एक्यूरेटली वही आपका रिजल्ट दे, तो ये रिलेबल कहलाता है। वैलिडिटी मतलब कि वो कितने लेवल तक वैलिड है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया, जो मेजर यूज किया, वो सारी चीजें जो आपने रिसर्च में यूज किया, वो कितना ज्यादा उसकी वैलिडिटी इस पर डिपेंड करता है कि उसकी मतलब कि स्ट्रेंथ क्या है स्टडी की। इस तरह के टर्म भी आपको आएंगे। फिर एक चीज होती है रिजल्ट, कि जो आपने पूरा प्रोसेस किया हाइपोथेसिस या फिर आपको रिसर्च प्रॉब्लम से लेके यहाँ तक, तो उस रिजल्ट को किस तरह आपने एक तो नेचुरल रिजल्ट आना है जो आ जाएगा, फिर उसको उस रिजल्ट से क्या इंटरप्रेट करने जा रहे हैं, किस वे में उस रिजल्ट को। जैसे एक रिजल्ट का तरीका होता है, आपने लिख दिया कि 100 लोगों पर ट्रायल किया IBS में हमने वर्ष मस्तगी और 50 अच्छे हो गए, लेकिन सिर्फ इतना ही रिजल्ट नहीं है। अब आप स्ट्रेटा वाइज कीजिएगा, उस 50 में से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने डायबिटिक थे, या डायबिटिक हटा दिया है तो कितना उसमें जो है 2-3 एज ग्रुप में आपने बांट दिया, इस एज ग्रुप वाले कितने थे। तो ये और डिफरेंट स्टैटिक्स की मदद ले सकते हैं, ग्राफ के रूप में आप उसको रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप फिगर्स के रूप में निकाल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट निकाल सकते हैं, या डिफरेंट टेस्ट आप लगा सकते हैं। जो टेस्ट होता है टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, या फिर आपको डिफरेंट टाइप्स F टेस्ट, T2 टेस्ट, ये सब आप सारे टी आप सब लगा के आप देख सकते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है उसको डिफरेंट मीन्स पर आप एनालाइज करते हैं, जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, चाहे एज की हो या डेमोग्राफिक मामला हो या फिर उसके सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन और रिलीजियस के बेसिस पे हो या डिफरेंट वर्किंग ऑक्यूपेशन के पे हो, तो पूरे को रियलाइज करके इंटरप्रेट करते हैं। एक आदमी जो ऑफिस में काम करता है, जो बहुत कड़ी चीजें और वरी में रहता है, उन पे क्या असर आया, एक जो हाउस वाइफ है उस पर क्या असर आया इस दवा का, इस तरह से बच्चों अर्ली एज वालों पे क्या असर आया, तो इसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन में ये रॉन्ग मीनिंग नहीं लेना है, मैनिपुलेशन का जो पॉजिटिव सेंस ये है कि आप फिर उन चीजों को एक्सट्रैक्ट लेमन के तौर पे कैसे लाते हैं। जैसे रिजल्ट और एनालिसिस जो है ना, ये थोड़ा सा स्टैटिकल टर्म होता है, साइंटिफिक वर्ड्स इस्तेमाल होता है। मैनिपुलेशन में ऐसा नहीं होता। मैनिपुलेशन में आप हमेशा जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है कि आप उन चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक डिस्कशन होता है कि आपने इतना एक टॉपिक लिया था, उस टॉपिक पे क्या रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को प्रीवियस की दवाओं का क्या रिजल्ट रहा, दूसरे सिस्टम में क्या रिजल्ट रहा, कॉस्ट बेनिफिट कितना रहा, कितनी बार पेशेंट को आना पड़ा, पेशेंट पे जो ट्रायल कर रहे थे उसमें कितना कन्वीनियंट रहा या नहीं रहा। इस बेसिस पे आप डिस्कशन तैयार करते हैं। समरी भी आता है, इस तरह कंक्लूजन भी आता है, इनके भी छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर टेकिंग द रेफरेंस, right from the literature review, right from the topic you are going to decide, everywhere you have to take the references.
एंड द रेफरेंसेस के अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। जब आप थीसिस लिखिएगा या सिनॉप्सिस बताएंगे वन कवर स्टाइल क्या होता है, दूसरे स्टाइल्स क्या होता है, हमेशा रेफरेंस कैसे लेना चाहिए। जैसे एक पेपर आपने लिया, उस पेपर में कोई बात कही गई है तो पेपर का लिख दीजिए, उस पेपर में जितने रेफरेंस है उसको नहीं लिखना है, तो खैर उस पर बात होगी। कहीं से भी आपने बात ली, नई चीज आप नहीं कह रहे हैं, बेसिक रिसर्च में भी आप नई बात कर रहे हैं, रिसर्च में री वर्ड आता है, तो हमेशा आपने रेफरेंस जहां से लेना है उसको रेफरेंस को लिख देना है। यही इंपॉर्टेंस का लेना है। अपेंडिक्स यानी कि जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ क्वेश्चनायर पूछा, ठीक है, उसमें कुछ केस परफॉर्मा था जिसको भरवाया आपने, या फिर उसमें कुछ स्केल्स इस्तेमाल किया आपने, तो वो अपेंडिक्स कहलाता है। लास्ट में इसको अपेंडिक्स को, चाहे आप सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हो, चाहे आप थीसिस लिख रहे हो, चाहे पेपर लिख रहे हो, वहां भी इस अपेंडिक्स को आपको लिखना पड़ता है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, एथिक्स। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च एक नोबल प्रोसेस है, मेडिकल साइंस ही अपने आप में नोबल प्रोसेस है, रिसर्च अपने आप में एक नोबल है, जिसमें आप एक वॉलंटियर्स को, जब आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं किसी रिसर्च में, तो उसकी जरूरी है कि उसको ये अधिकार होना चाहिए कि कभी भी वो ऑप्ट आउट कर सकता है, उस केस से बाहर विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल हो, उसकी चीजें लीक नहीं करनी है आपको, किसी भी हाल में लीक नहीं करनी है, तो आप रिसर्च पे क्लेम हो जाएगा, केस हो जाएगा आप पे। एंड देन लास्ट थिंग इज दैट कि यू मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पार्टिसिपेंट, द वॉलंटियर्स। आपके रिसर्च में हमेशा एक चीज होती है बैकअप, कि अगर ये काम कर रहे हैं, अगर नहीं सही हुआ, बीच में उसको दूसरी बीमारी होगी, तो हम क्या करेंगे। इसलिए बहुत सारे रिसर्च में जरूरी नहीं कि सारा रिसर्च 100% हो, 5 लोग उसमें से बीच में निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लिख दीजिए कि मैंने 50 पे शुरू किया था, फाइनल में 45 पे कर पाया, 5 जो विड्रॉ कर गया। सो इट वाज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं उसकी बात किया हमने। टाइम कंप्लीट हो रहा है, रिसर्च प्रोसेस इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और रिसर्च जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है। कोई सवाल हो, 30 सेकंड बचा है, शायद कम पड़ जा रहा है वक्त। इंशाल्लाह अगले क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन सेशन भी रखेंगे, 15-10 मिनट का डिस्कशन सेशन हो, फिर उसके बाद क्लास लेंगे। कोई सवाल हो व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, पर्सनली भी आप इसमें